हेलो फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस की श्रृंखला में आपका वेलकम। नेक्स्ट क्लास में हमने आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस प्रारंभ किया था। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक डिस्कस किया। हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है और जूरिस्प्रूडेंस के विषय पर किसने क्या कहा और जूरिस्प्रूडेंस का डिवीजन कितने पार्ट में किया और किसने किया। इसके साथ ही हमने आपसे नेक्स्ट अपने जो हमारा लेक्चर था, जो आपको अब तक प्राप्त हो चुका होगा, उसमें हमने आपसे जूरिस्प्रूडेंस की रूपरेखा भी आपके सामने रखी थी, जिसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट विचारधारा का यानी कि स्कूल्स, दूसरा पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था सोर्स ऑफ लॉ और तीसरा कॉन्सेप्ट। विचारधारा का जो पहला पार्ट था वो हमने बेसिकली कल आपके साथ थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको ये डिस्कस किया था कि कितनी विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं के जो प्रमुख थिंकर कौन है और उनके फाउंडर कौन है। ये सब कुछ आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस सुना है और मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज उसी विचारधारा को मैं क्रम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्लास यद्यपि सभी जूरिस्प्रूडेंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अभी सेमेस्टर परीक्षा में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनको टारगेट करके बनाया गया। तो ये सारगर्भित क्लास है, बहुत ही छोटा क्लास है, बहुत ही कम समय में और कम शब्दों में ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे मानकर चलिए कि जैसे कि गागर में सागर भरी जा रही है। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विषय है जिस पर बोलने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए। 2-4 घंटे में जूरिस्प्रूडेंस कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं कम शब्दों में अधिक बातें, अधिक तथ्य आपके सामने प्रोड्यूस कर सकूं और आपको वो चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से समझ में भी आ जाए। जो लोग हमारी इस श्रृंखला का, जो जूरिस्प्रूडेंस की श्रृंखला मैंने चालू की है, उसका जो लोग भी फायदा लेना चाहते हैं, जो लोग भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, उनको मैं फिर से अपील करता हूँ कि आप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये श्रृंखला मिल सके और इसका आप लाभ उठा सकें। आने वाले जो अभी 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का समय है, इसमें हम आपके सामने कंप्लीट श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे। नाउ अब मैं अपने उसी श्रृंखला के अगले चरण पर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है आपके साथ, जिसमें हम आपके साथ विचारधारा को डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेचुरल लॉ स्कूल, आज का विषय हमारा नेचुरल लॉ स्कूल का है। नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो आप जानते हैं इस बात को कि सबसे पुरानी विचारधारा है और सबसे नई विचारधारा है। सबसे पुरानी विचारधारा का तात्पर्य है जब विधि के क्षेत्र में, आधुनिक समय में जो विधि का क्षेत्र है, उस विधि के क्षेत्र में जो हमने डिस्कशन करते हैं, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें ये इतिहास हमारा नेचुरल लॉ स्कूल से ही शुरू होता है। और आज की डेट में हम फिर से नेचुरल लॉ स्कूल के सिद्धांतों के आधार पर विधियों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये जो स्कूल है वो सबसे नया है और सबसे पुराना है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। हमने आपसे कहा था कि नेचुरल लॉ स्कूल के फाउंडर अरिस्टोटल हैं। यद्यपि हमने आपको समझता कल ये भी बताया था कि जो वर्तमान में नेचुरल लॉ स्कूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्रारंभ ग्रीक से हुआ है। ग्रीक मीन्स यूनान, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो यहाँ जो प्रारंभ है वो ग्रीक से है और ग्रीक में इस विचारधारा के जन्मदाता यानी कि ग्रीक दर्शन के जन्मदाता, इस नेचुरल लॉ स्कूल के जन्मदाता नहीं, ग्रीक कंप्लीट ग्रीक दर्शन जो है उसके जन्मदाता स्टोइक माने जाते हैं और प्राकृतिक विधि के जन्मदाता अरिस्टोटल माने जाते हैं। ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। अब ये जो प्राकृतिक विधि है, इस प्राकृतिक विधि विचारधारा को और भी विविध नामों से जाना जाता है, जैसे दैवीय विधि,
विचारधारा, जैसे ईश्वरीय विधि विचारधारा, डिवाइन लॉ भी हम इसको कहते हैं। दैवीय विधि विचारधारा, ईश्वरीय विधि विचारधारा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल विधि विचारधारा, अलिखित विधि। अलिखित विधि क्यों कहते हैं? कारण है कि चूंकि ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के पास कोई विधानमंडल नहीं है, इसलिए हम इसे अलिखित विधि विचारधारा कहते हैं। दूसरा, अपरिवर्तनशील 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 या हम कह सकते हैं अपरिवर्तनीय, अर्थात वो विधि नियम है जो परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने इनका निर्माण किया है। ईश्वरी प्रकृति ने इनका निर्माण किया है, और प्रकृति आप सभी लोग जानते हैं, प्रकृति अपने नियमों को परिवर्तित नहीं किया करती है। प्रकृति का जो नियम है वो नियम एज सच चालू रहता है। इसके अलावा हम इसको उच्च विधि भी कहते हैं और श्रेष्ठ विधि भी कहते हैं, सुपीरियर लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉड ने निर्मित किया है, प्रकृति ने निर्मित किया है। इसे हम उच्च विधि भी कहते हैं और सुपीरियर लॉ कहते हैं, और इसका ज्ञान हम दर्शन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको कभी कभी दार्शनिक विधि भी कह देते हैं। विधि विचार तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये इनके और नाम हो सकते हैं। एक प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि इनके जो नाम हैं वो क्या है। इसके बाद अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल का क्लासिफिकेशन करेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल को समझने के लिए हम नेचुरल लॉ स्कूल का क्लासिफिकेशन 4 भागों में करते हैं। 4 भागों में करते हैं। सबसे पहला प्राचीन पार्ट या एंशिएंट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम मध्य काल के रूप में इसको डिस्कस करते हैं या मिडिवल पीरियड। तीसरा हम पुनर्जागरण काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुनर्जागरण काल यहाँ पर ध्यान रखना होगा, पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इस विधि विचारधारा की बात करेंगे तो प्राचीन काल में जो विधि विचारधारा हुआ करती थी, प्राकृतिक विधि विचारधारा हुआ करती थी, मध्य काल में आकर वो प्राकृतिक विचारधारा कहीं ना कहीं खो गई। यानी कि जो विधि हम पूर्व में तर्क से, कौशल से प्राप्त कर सकते थे, अब वो तर्क और कौशल से प्राप्त नहीं हो सकती थी। विधि की व्याख्या का, विधि को प्राप्त करने का, विधि का जो स्रोत था, विधि की व्याख्या का अधिकार था, वो चर्च के अंदर चला गया था। इसलिए इस मध्य काल के या जो पीरियड है उसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है, अंधयुग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति विधि का पता नहीं लगा सकता था। इससे पहले व्यवस्था क्या थी कि हम अपने तर्क से विधि का पता लगा सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति विधि का पता नहीं लगा सकता था। विधि का पता लगाने का या विधि के जो सोर्स थे वो चर्च थे और पादरी विधि की व्याख्या कर सकता था। तो कुल मिलाकर अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में विधि की व्याख्या का अधिकार चला गया था। इसके बाद पुनर्जागरण, तो इसी अंधकार युग के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, जो आंदोलन हुआ, उसमें पुनर्जागरण हुआ, इसलिए हम इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इसके बाद इसको रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड आता है। आधुनिक काल, अभी जो पीरियड है, प्राचीन, डार्क एज, मध्यकाल, पुनर्जागरण, आधुनिक काल, इन सभी में अलग अलग इस विधि की व्याख्या होनी है। प्रारंभिक विधि यानी कि प्राचीन काल में जो प्राकृतिक विधि का विकास है
प्राकृतिक विधि का प्रारंभ, ध्यान रखेंगे, यूनान से हुआ है, जिसको आप ग्रीक भी कहते हैं। प्राकृतिक विधि का प्रारंभ यूनान से हुआ है, जिसको आप ग्रीक कहते हैं। और इस एंशिएंट पीरियड में जो विधि का विकास हुआ, इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। वो एक पहला पार्ट है ग्रीक, ग्रीक के बाद रोमन्स, और उसके बाद क्रिश्चियन। तो इस तरीके से ये अलग अलग 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस पीरियड में अलग अलग विधि शास्त्रियों के माध्यम से विधि का डेवलपमेंट किया। इस पीरियड में अलग अलग विधि शास्त्रियों के माध्यम से विधि का विकास हुआ। जैसे कि अरिस्टोटल इसको सार्वभौमिक और अलिखित विधि के नाम से प्रोड्यूस करते हैं। अरिस्टोटल ने इस विधि को सार्वभौमिक और अलिखित विधि के रूप में प्रस्तुत किया, और साथ में ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि अंतरात्मा की आवाज है, यानी कि हमारे इनर पार्ट में जो आवाज आती है उससे हम उसका पता लगा सकते हैं कि प्राकृतिक विधि क्या है। इसके बाद सुकरात ने भी इसको अंतरात्मा की आवाज के रूप में प्रोड्यूस किया, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में विधि की अवधारणा मानवीय अंतर्दृष्टि, विधि का कॉन्सेप्ट मानवीय अंतर्दृष्टि से पता लग सकती है, इसके बारे में जोर दिया। आप लोगों को सभी को मालूम होगा, सभी ने कहानी सुनी होगी कि सुकरात राज्य विधि के पालन पर जोर देते हैं। सुकरात ये स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसको राज्य की विधि का पालन करते हुए राज्य की विधि का विरोध करने का अधिकार है, पालन करते हुए विरोध करने का अधिकार है। और अगर बिना पालन किए वो विरोध करना चाहता है तो उसको राज्य को छोड़कर जाने का अधिकार है। और यही मूल कारण बना था जिसके आधार पर उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दिया गया और उन्होंने विष का प्याला पिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सुकरात के जो विचार हैं वो प्लेटो की जो पुस्तक है, रिपब्लिक पुस्तक है, उसमें प्राप्त होता है। इसके बाद अरस्तु की फिर से हम बात करेंगे। अरस्तु ने पहले तो सार्वभौमिक और अलिखित विधि के रूप में इसको प्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद साथ में अरस्तु ने कुछ जो विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, विधि के प्राकृतिक विधि के दोहरे मानवीय स्वभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोहरे मानवीय स्वभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिए, आप संविधान में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी का जो मूल आधार है वो अरिस्टोटल का यही समतावादी सिद्धांत है। इसके बाद अरिस्टोटल के सिद्धांत का जो आधार था वो रोमन जो विधि वेत्ता थे उन्होंने इसको डेवलप करने में लिया, यानी कि अरिस्टोटल का जो सिद्धांत है वो रोम विधि शास्त्रियों का विधि डेवलपमेंट का आधार बना। रोमन ज्यूरिस्ट ने विधि का विभाजन 2 वर्गों में विशेष तौर पर किया। वो विधि को 2 भागों में बांटते थे, जस सिविल और जस जेंटियम। जस सिविल का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी विधि थी जो सिर्फ रोमन वासियों पर ही लागू होती थी, और जस जेंटियम एक ऐसी विधि है जो रोम के साथ साथ अन्य देशीय लोगों पर यानी कि एथेंस पर भी लागू होती थी। अब यहाँ पर एथेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रोम से बाहर के लोग थे, उस समय एथेंस ही रोम से बाहर समझा जाता था। कुल मिलाकर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो एक देशीय विधि और एक अंतरराष्ट्रीय विधि की बात हुई। जस सिविल का मतलब हुआ देशीय विधि और नागरिकों पर लागू होती है, और जस जेंटियम अंतरराष्ट्रीय विधि जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। जस जेंटियम जो है वो
इसी नेचुरल लॉ के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया आपके साथ और भी कुछ विधि शास्त्री सामने आते हैं, जैसे कि सेंट अगस्टाइन। सेंट अगस्टाइन ने विधि के धार्मिक चरित्र को प्रस्तुत किया। विधि के धार्मिक चरित्र को प्रस्तुत किया यानी कि प्राकृतिक विधि के धार्मिक चरित्र को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मध्यकाल के प्रमुख विधि शास्त्री थॉमस एक्विनास हैं। इनके पीरियड में विधि, चूंकि अगस्टाइन इसके धार्मिक चरित्र को प्रस्तुत कर चुके थे, इसलिए इनके पीरियड में विधि अंध युग में चली गई, यानी कि विधि पर जो एकाधिकार था वो चर्च का हो गया। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं और पुनर्जागरण काल की ओर प्रवेश करते हैं। पुनर्जागरण काल में सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पुनर्जागरण काल के जो विशिष्ट विधि शास्त्री थे वो ग्रोशियस, हॉब्स, लॉक, रूसो और कांट हुआ करते हैं। ये विशेष विधि शास्त्री हैं। ग्रोशियस, हॉब्स, लॉक, रूसो प्राकृतिक संविदा सिद्धांत से रिलेटेड हैं। इन लोगों ने ये सिद्धांत प्रोड्यूस किया। ग्रोशियस यूरोप के पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ग्रोशियस को यूरोप में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हॉब्स की बात करेंगे। हॉब्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हॉब्स ने वास्तव में एनालिटिकल लॉ स्कूल के विधि शास्त्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। हॉब्स अपनी विचारधारा में शासक की निरंकुशता का उल्लेख करते हैं और शासक के हाथ में दंड, यानी कि जिसको आगे चलकर हम सैंक्शन बोलेंगे, वो पकड़ा देते हैं। अर्थात वो क्यों डंडा लेकर बैठता है, क्यों तलवार लेकर शासक बैठता है, क्यों बंदूक लेकर बैठता है, उसके पीछे रीजन यह है कि वो एक सिंबल है। इस बात का सिंबल है कि अगर शासक के आदेश का कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो इस तलवार से, इस डंडे से शासक उस पर प्रहार करेगा, यानी कि उसको दंड देगा। इस सिंबल के लिए वो शासक के हाथ में तलवार पकड़ा देते हैं। हॉब्स महोदय, तो हॉब्स ने शासक की निरंकुशता का उल्लेख किया और बाद में जो हॉब्स का प्लेटफॉर्म है वो बेंथम, ऑस्टिन जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया। इसके बाद हम अगर रूसो की बात करें तो रूसो ने एडवोकेसी ऑफ जनरल विल थियरी प्रोड्यूस की। आपसे पूछा जाएगा कि जनरल विल थियरी किसकी है? दैट इज द रूसो। रूसो के अनुसार विधि सामान्य इच्छा का रजिस्टर है। विधि क्या है? विधि इससे कुछ नहीं है, विधि में जो कुछ भी है, विधि सामान्य इच्छा का रजिस्टर है। किसकी सामान्य इच्छा का? लोगों की सामान्य इच्छा। रजिस्टर आप लोग समझते हैं, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम कोई चीज अंकित करते हैं, तो लोगों की सामान्य इच्छाएं एक रजिस्टर में अंकित हैं, उसे हम विधि कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि विधि लोगों की सामान्य इच्छा का रजिस्टर है। इसको हम जनरल विल थियरी के नाम से जानते हैं, दैट इज द रूसो। इसके बाद हम कांट की बात करेंगे। कांट जो है वो नेचुरल लॉ का बहुत बड़ा भक्त है। कांट को नेचुरल लॉ का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। और वहीं पर ध्यान रखिएगा, जहां कांट को नेचुरल लॉ का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है, वहीं पर बेंथम को नेचुरल लॉ का बहुत बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि बेंथम एनालिटिकल लॉ स्कूल के विधि शास्त्री। अभी मैंने जो रूसो के बारे में आपसे डिस्कस किया कि रूसो ने जनरल विल थियरी प्रोड्यूस की थी। रूसो की जनरल विल थियरी को हीगल ने देव रूप कहा। आपसे पूछा जाएगा किसने रूसो की जनरल विल थियरी को देव रूप के रूप में प्रोड्यूस किया? देव रूप के रूप में प्रोड्यूस किया, दैट इज द हीगल। अब हमें आधुनिक काल में प्रवेश करता हूं।
प्राकृतिक विधि के पुनरुत्थान का श्रेय आधुनिक काल में स्टैमलर को जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, न सिर्फ आपके एलएलबी के लिए महत्वपूर्ण है, एलएलएम की परीक्षा में या आप नेट की परीक्षा में बैठेंगे वहां पर भी इसकी आपको बहुत पूछा जाता है, और इवन पीसीएसजे की परीक्षा में भी ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि आधुनिक काल में प्राकृतिक विधि के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है। दैट इज द स्टैमलर। स्टैमलर ने प्राकृतिक विधि की व्याख्या परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि के रूप में की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल अंतर्वस्तु जो है उसके रूप में की। तो स्टैमलर ने परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि के रूप में इसकी व्याख्या। अब बात आती है प्राकृतिक विधि के कुछ सिद्धांत हैं। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विधि का सिद्धांत नहीं है। तो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत जैसे कि सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो ड्यू प्रोसेस है वो प्राकृतिक विधि का पार्ट है। भेदभाव न करने का सिद्धांत, पक्षपात न करने का सिद्धांत, पार्शियलिटी न करने का सिद्धांत, ये प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है। युक्तता, रीजनेबलनेस, ये भी प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है। तो ये तीन मुख्य रूप से प्राकृतिक विधि के सिद्धांत मैं आपके साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। ये तीन ऑप्शन होंगे और एक और कोई होगा, आपको एक जो अतिरिक्त होंगे तीन के अलावा उस पर टिक करना है। इसके बाद प्राकृतिक विधि सिद्धांत से रिलेटेड कुछ जजमेंट है, जैसे कि A.K. क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल, A.K. क्रैपक, मनेका गांधी, तुलसीराम पटेल, ये सभी प्राकृतिक विधि सिद्धांत की व्याख्या पर आधारित है। प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आधार पर विधि की व्याख्या की गई है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द A.K. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। A.K. गोपालन प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि A.K. गोपालन की व्याख्या जो है वो एनालिटिकल लॉ स्कूल के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका मैंने आपके साथ नेचुरल लॉ स्कूल के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो जूरिस्ट हैं उनसे जुड़े हुए और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपके साथ एनालिटिकल लॉ स्कूल की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।